BEE शुरू किए थे अपन। BEE के अंतर्गत अपन ने कंप्लीट सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दिया। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE का क्लास आज पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, दूसरे दिन स्केच पेन से ही लूँगा। ठीक है, स्केच पेन प्रीफर कर लूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी से ही शुरू करते हैं। करंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली करंट जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर किसी भी वायर या फिर किसी भी स्पेसिमेन में एक पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी स्पेसिमेन में एक पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रेट है उसी फ्लो रेट को क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पर यूनिट टाइम, या फिर इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस एट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिमेन या फिर किसी भी वायर या फिर किसी भी सर्किट में एक पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रेट है उसी फ्लो रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट इज नथिंग बट इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट पर यूनिट टाइम इन एनी वायर और इन एनी सर्किट और एनी स्पेसिमेन। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिमेन, किसी भी सर्किट या फिर किसी भी वायर में एक पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो रेट है उसी इलेक्ट्रॉन्स के रेट को हम इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट को हम मैथमेटिकली आई से शो करते हैं, चाहते तो इसको स्मॉल आई यूज़ कर सकते हैं, चाहते तो इसको कैपिटल आई भी यूज़ करते हैं। तो आई इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चाहते तो इसको रेट ऑफ फ्लो दर्शाना है तो डी क्यू बाई इसको डी टी। तो मैथमेटिकली आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर क्यू है वो नंबर ऑफ चार्जेस है। ठीक है, सिर्फ चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस है बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ चार्जेस एट पर यूनिट टाइम, टी यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चार्जेस का फ्लो रेट। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्जेस का फ्लो रेट, तो किसी भी वायर में चार्जेस का फ्लो रेट या फिर किसी भी स्पेसिमेन में चार्जेस का फ्लो रेट या फिर किसी भी सर्किट में चार्जेस के फ्लो रेट है, उसी फ्लो रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू हो गया डी क्यू बाई, ये हो गया डी क्यू बाई डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर Q तो नंबर ऑफ चार्जेस है। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस कितना भी हो उसकी यूनिट तो कूलाम होगा, तो कूलाम को कैपिटल C से शो करते हैं। C डिवाइडेड बाय आपका टाइम है, टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, तो कूलाम पर सेकेंड को ही क्या बोल देते हैं? हम एम्पियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? एम्पियर बोल देते हैं। ठीक है, सो एम्पियर इज यूनिट ऑफ व्हाट? किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट का। ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड, कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं पर भी अगर कूलाम पर सेकंड लिखा है दैट मीन्स वो करंट का वैल्यू है। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिमेन में, किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी वायर में एक पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो रेट है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम आई से शो करते हैं। आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं हम, क्यू बाई टी।
तो I इक्वल टू क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं या फिर I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी लिख। सो दिस इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच है, करेंट और किसके बीच है, चार्जेस एंड टाइम के बीच में। ठीक है, इसको और थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे, अगर मुझे क्यू चाहिए, मुझे उस पर्टिकुलर वायर, पर्टिकुलर स्पेसिमेन या फिर उस पर्टिकुलर सर्किट में कितने अमाउंट में चार्जेस का फ्लो हो रहा है, अगर उस चार्जेस की फ्लो रेट क्यू को निकालना है तो क्यू को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएंगे, टी हो जाएगा। तो उस सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल चार्जेस मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ध्यान ये रहे कि ऑलवेज हर एक पैरामीटर्स हैं उसको हमें एसआई यूनिट के ही फॉर्म में रखना है। दैट मीन्स करंट हमेशा एम्पियर में होना चाहिए। यहाँ पर टी जो टाइम है वो ऑलवेज सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, इसको अगर रखूँगा तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये एम्पियर हो गया और टी का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलेंगे हम, कूलाम बोलेंगे। ठीक है, और ये कूलाम किसका यूनिट हो जाएगा, ये चार्ज का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे आई पता है, उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू पता है, उस सर्किट में कितने अमाउंट तक आई करंट का फ्लो हुआ वो पता, अगर टी पता है तो उस सर्किट में फ्लो होने वाले चार्जेस की वैल्यू क्यू क्या होगा वो निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू आई इंटू क्या होगा, T होगा। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते, अगर T निकालना है मुझे तो क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइडेड बाई आई। अगर उस सर्किट में फ्लो होने वाले चार्जेस का रेट है वो दे दी, Q चार्जेस की संख्या पता है, अमाउंट पता है, वैल्यू पता है, तो उसमें उस चार्जेस के कारण सर्किट में फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू पता है, तो कितने अमाउंट तक उसमें करंट का फ्लो हुआ वो टी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप से हमें तीन पैरामीटर के बीच में तीन रिलेशंस दिखेंगे और इन तीन रिलेशंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका करेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक इन एनी वायर और इन एनी स्पेसिमेन और इन एनी सर्किट एट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट हो गया, करंट का यूनिट एम्पियर हो गया, करंट आई फ्लो होने वाले चार्जेस और उस पर टाइम, तीनों के बीच का रिलेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे जैसे एग्जाम में से क्वेश्चन हो जाता है इन तीनों रिलेशन से, पक्का हर बार क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ईएमएफ के बारे में। ठीक है, ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ईएमएफ का फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक, और इसको क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। तो विद्युत वाहक बल बोलो, ईएमएफ बोलो, या फिर इसी को वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, वोल्टेज। इसी को वोल्टेज बोलो, चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो, चाहे विद्युत वाहक बोलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी होता है बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी होता है जो क्या करता है, सर्किट के एक सिरे से इलेक्ट्रॉन को, मान लिया जाए ये एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, सपोज दिस इज वायर, और इस पे ऐसा बना देता हूँ, चलो सेमीकंडक्टर बार ले लिया। ठीक है, सेमीकंडक्टर बार है, ये सेमीकंडक्टर बार के एक सिरा, ये सेमीकंडक्टर बार का क्या है, दूसरे सिरा। तो इस पर्टिकुलर सिरे से इस पर्टिकुलर सिरे तक ले जाने के, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो भी इसमें कार्य करना पड़ेगा, या फिर जितनी अमाउंट में हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सर्किट के एक एंड से दूसरी एंड तक, या फिर किसी स्पेसिमेन के एक एंड से दूसरी एंड तक, या फिर किसी वायर के एक एंड से दूसरी एंड तक ले जाने के लिए, किसको ले जाने के लिए,
इलेक्ट्रॉन्स को। तो सर्किट के एक सिरे से इस दूसरी सिरे तक इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए उसको जितने अमाउंट में कार्य करना पड़ेगा, उसे जितनी अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ, या फिर उसी को क्या बोल देते हैं हम, वोल्टेज बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्जेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द सर्किट टू अनदर एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो उसी को विद्युत वाहक बोलते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। ईएमएफ लिखा रहेगा, इसका मतलब नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज, और ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैरी करने के लिए आवश्यक होता है या काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईएमएफ। ईएमएफ का इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट की, ठीक है, तो इसका एसआई जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। इसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ओम नाम का साइंटिस्ट था, उन्हीं के नाम पे कर दिया, या फिर इसको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है। तो अगर आप चाहते तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको ओम लिख सकते हो। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो रेजिस्टेंस का, सॉरी बहुत मिस्टेक हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है, ऐसा तो ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, या फिर आप वोल्टेज का यूनिट बोलेंगे तो भी वोल्ट होगा, या फिर वोल्टेज डिफरेंस बोलेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ओम नहीं होता, सॉरी मैं गलती हो गया, दिमाग भटक गया इधर उधर। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, वोल्टेज वोल्ट होता है, और इसको सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वोल्टेज। तो किसी भी सर्किट के एक सिरे से इलेक्ट्रॉन को सर्किट के दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जितनी अमाउंट में कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोला जाता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल एक टाइप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम करता है। उसी को ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया। ठीक, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ चैप्टर फर्स्ट ही स्टार्ट किया हूँ मैं, सर्किट वाला चैप्टर। तो ये हो गया आपका करेंट, वोल्टेज हो गया। थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, सर्किट पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं इंट्रोडक्शन में इसको बता चुका हूँ, थोड़ा सा और ले लेते हैं। उसमें क्या है, सर्किट, तो सर्किट का मतलब होता है क्लोज पाथ। सर्किट का मतलब क्या होता है, ये क्लोज पाथ होता है। ठीक है, सर्किट का मतलब क्या होता है, ये क्लोज पाथ। तो सर्किट इज नथिंग बट इट इज अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिकल करेंट कैन फ्लो आर फ्लोस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट एक बंद पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, या फिर जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो सर्किट बेसिकली एक बंद पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, या फिर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है। ऐसे बंद पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान ये रखेंगे कि कोई भी सर्किट है, उसको सर्किट कहलाने के लिए उसमें क्लोज पाथ का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब तक उसमें पर्टिकुलर क्लोज पाथ नहीं बनेंगे तब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें, मान लिया जाए बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। ये सपोज एक वायर है, ये वायर है, ये वायर का एक सिरा है, ये वायर का दूसरा सिरा है। अगर ऐसा कोई बना है तो ये सर्किट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो इसी पॉइंट पे कंप्लीट बंद भी होना चाहिए, तो नहीं हुआ है तो ये सर्किट नहीं कहलाएगा। सर्किट कहलाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ, ऐसा प्लस और माइनस, और इसकी वोल्टेज वैल्यू को भी ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, तो ये बैटरी लगा दिया, बड़ा प्लेट पॉजिटिव, छोटा प्लेट निगेटिव, इसकी वैल्यू को भी ले लिया। ठीक है,
और ये एक वायर है कि स्पेसिमेन के बीच में लगा दिया। अब देखो ये बंद हो गया बिल्कुल, पाथ सर्कुलेट कर सकता है। तो ऐसा बंद पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये बंद पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, इन विच ठीक इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो और फ्लोस, जिसमें फ्लो हो सकता है या फिर फ्लो होता है, इन विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो और फ्लोस। ठीक, तो ऐसा क्लोज पाथ होता है, ऐसा बंद पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है या फिर फ्लो हो सकता है, ऐसे क्लोज पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्किट। तो सर्किट में अप्लाइड हमने यहाँ पर एक बैटरी यूज़ किया है। यहाँ पर ये बैटरी एक्चुअल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के ही बेसिस पर सर्किट का दो टाइप होता है। क्या होता है, सर्किट का दो टाइप होता है। एक सर्किट के टाइप को हम क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट, क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट बोलेंगे। एक सर्किट है वो डीसी सर्किट होगा, और दूसरा सर्किट जो होंगे क्या होंगे, एसी सर्किट होंगे। तो किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है। तो इसी अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के बेसिस पर ही सर्किट का दो टाइप, एक को क्या बोलेंगे अपन, डीसी सर्किट बोलेंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम, एसी सर्किट। तो सर्किट में अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के बेसिस पर ही आपका दो टाइप है, एक डीसी सर्किट है और दूसरा क्या है, एसी सर्किट। ठीक है, तो इसी अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के बेसिस पर सर्किट का दो टाइप, एक डीसी है और दूसरा क्या हो गया, एसी हो गया। ठीक, तो ये हो गया अपन का सर्किट का क्लासिफिकेशन। अब अगला देख लेते हैं हम। ठीक, अगला देखेंगे उसके, अब डीसी सर्किट की बात कर लेते हैं। डीसी सर्किट। ठीक है, सर्किट सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो सर्किट का मतलब क्या होता है, ऐसा बंद पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है या फिर फ्लो हो सकता है। अब डीसी सर्किट की बात करूँगा, तो डीसी सर्किट का मतलब क्या होता है, ऐसा जो सर्किट जिसमें एक्सटर्नल जो एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो एनर्जी सोर्स होता है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो होता है वो क्या होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। डीसी वोल्टेज सोर्स होता है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। और इस डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण उसमें किसका क्या फ्लो होता है, डीसी करंट का फ्लो होता है। तो ऐसा क्लोज पाथ या फिर ऐसा सर्किट जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स या फिर एक्सटर्नल जो वोल्टेज सोर्स होता है वो डीसी वोल्टेज सोर्स होता है, और उस डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण उस पर्टिकुलर सर्किट में एक डीसी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, ऐसे क्लोज पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, डीसी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर डीसी सर्किट के एग्जांपल मैं बता दूं, तो सपोज एक ये आपका आपका बार ले लिया कंडक्टर, सपोज एक कॉपर का एक रॉड है, ये कॉपर का रॉड है, कॉपर के रॉड पर मैं एक्सटर्नल एक बैटरी लगा दें, बैटरी क्योंकि डीसी है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, इसकी वोल्टेज लेवल को V मान लिया। ठीक है, तो सपोज V वोल्ट के बैटरी को इस कॉपर रॉड के दोनों एंड के बीच में मैं कनेक्ट कर दिया, और इसको V को जोड़ने के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया, I। तो V जोड़ा, V के कारण इसमें क्या करंट का फ्लो होना शुरू हो गया,
आई तो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका डीसी वोल्टेज सोर्स है। एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स क्या है यहाँ पर, डीसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो इस डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, डीसी करंट होंगे। फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, डीसी करंट होगा। तो अगर सर्किट में अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स अगर डीसी वोल्टेज सोर्स है और उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण उस सर्किट में अगर डीसी करंट का फ्लो होता है तो उस पर्टिकुलर सर्किट को क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे हम उसको, डीसी सर्किट बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज सोर्स there are two types of the circuitry. First is DC circuit and another is AC circuit. तो ये DC सर्किट हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो DC सर्किट हो गया, DC सर्किट का डायग्राम भी बता दिया, क्यों बोला। तो यदि किसी सर्किट में अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अगर एनर्जी जो सोर्स है वो DC वोल्टेज सोर्स है और उस डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण अगर उस सर्किट में डीसी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है तो उस पर्टिकुलर सर्किट को हम क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट बोलेंगे। अब ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि डीसी का मतलब क्या होता है। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट सोर्स। अब मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट का क्या मतलब क्या होता है कि ऐसा सोर्स, ऐसा वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स है तो उससे जनरेटेड सिग्नल वोल्टेज सिग्नल होगा। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज सोर्स है तो डीसी वोल्टेज सोर्स से जनरेटेड जो सिग्नल है वो डीसी वोल्टेज सिग्नल रहेंगे। जनरेटेड जो डीसी सिग्नल क्या होता है, ऐसा सिग्नल जिसकी हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, क्या होता है, अ सिग्नल हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एट each instant ऑफ टाइम। ठीक है, ईच एंड एवरी इंस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा सिग्नल जिसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट सिग्नल बोलते हैं, डीसी सिग्नल बोलते हैं। डीसी वोल्टेज इस टाइप से शो कर सकते हैं। मान लिया जाए इसको मैं टाइम एक्सिस दे दूं। ठीक है, और सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इधर वे वाई में ले लेता हूँ, ये एक्स है। तो अगर मैं इसको ऐसा शो कर दूँ ये, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो इतना वाला पोर्शन है, ये इसकी एम्पलीट्यूड है। तो देखो अगर t इक्वल टू 0 पे देख रहा हूँ तो भी उतना ही दिख रहा है। अगर इस पॉइंट पे आकर देखूंगा तो भी उसकी एम्पलीट्यूड वही है जो पहले था। यहाँ पर देखूं तो भी एम्पलीट्यूड वही है जो पहले था। यहाँ देखूं तो भी एम्पलीट्यूड वही है जो पहले था। तो जिसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। जिसकी पोलैरिटी है वो पॉजिटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से पॉजिटिव रिपीट नहीं होता। यहाँ पर कोई रिपीटिशन दिख रहा है क्या, इसकी पोलैरिटी में कोई वेरिएशन दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसकी पोलैरिटी कांस्टेंट है, या तो ये पॉजिटिव रहेगा या फिर ये क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। लेकिन कभी भी अपने पोलैरिटी को पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन या फिर निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। तो ऐसा सिग्नल जिसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं, डीसी सिग्नल बोलते हैं। तो ये डीसी सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इसका हर टाइम इंस्टेंट पर एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलेंगे हम, डीसी सिग्नल बोलेंगे। तो सिग्नल बोलो,
तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई अगला अनदर चीज़ है करके, ऐसा कोई नहीं है, वो सेम चीज़ है, सिग्नल है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीसी सिग्नल और डीसी वोल्टेज सोर्स, इसके बारे में हो गया। ठीक है, तो डीसी सर्किट स्टडी करेंगे और एसी सर्किट मैं लूँगा। ये फिलहाल फर्स्ट चैप्टर डीसी सर्किट है, तो उसी के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सिग्नल है वो डीसी हो चाहे एसी हो, अगर वोल्टेज सिग्नल है तो यूनिट वोल्ट होंगे, और करंट सिग्नल है तो उसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आई थिंक कोई फास्ट नहीं हो जा रहा है थ्योरी, आप सबको क्लियर हो जा रहा होगा। फर्स्ट डे है, मैं दूसरे दिन डार्क का स्केच पेन यूज़ करूँगा ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ लॉज और थ्योरम है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। ओम्स लॉ, ठीक है, तो क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का अपना अपना खुद का थ्योरी, मैं इस बार थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यूज़ कराऊंगा। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराऊंगा आप लोगों को। ठीक, जितना भी है उसको अपने कॉपी में अपने ऑनवर्ड्स में नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया सिलेबस में नया ऐड हुआ है, तो इसका कोई आपके सीनियर लोग से जुगाड़ कर मैं नोट्स नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो फिर कोशिश करो कि अपने ऑनवर्ड्स में लेक्चर नोट करते जाओ, मैं 1 बाय 1 सबका थ्योरी मैथमेटिकल सब चीज़ डिफाइन करते आ रहा हूँ। ठीक, तो ओम है, ये तो ओम नाम का साइंटिस्ट था। ओम नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक थ्योरी दिया, सर्किट से रिलेटेड थ्योरी दिया। इन्होंने रिलेशन को बताने के लिए दिया, किसका किसका रिलेशन, वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया, एक थ्योरी दिया। ठीक है, तो ओम नाम का साइंटिस्ट था, तो ओम नाम के साइंटिस्ट ने ही करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया, एक थ्योरी दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम ने ये बोला कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, उन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम को हिंदी मीडियम वाले के लिए साम्यावस्था होता है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज, सर्किट का दो सिरा होता है, तो उन्होंने ये बोला कि अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट थ्रू दैट सर्किट। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साम्यावस्था की स्थिति में, मैं बताऊंगा कि साम्यावस्था होता क्या है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी सर्किट के दो सिरों के बीच अप्लाइड जो वोल्टेज होता है हमेशा उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज साम्यावस्था के। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन किसको बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब बोलेगा, जब आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएंगे। मतलब एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 डिग्री ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर 100 किलो पास्कल है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए, ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट हो जाए, आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता मतलब आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर पार्टिकल्स की अमाउंट है, उसी को ह्यूमिडिटी बोलेंगे। ठीक है,
तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब चीज़ क्या है आपका, अगर कांस्टेंट है तो क्या कहलाएगा, वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट, ठीक है। तो किसी भी सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वो ऑलवेज क्या होंगे, उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब प्रेशर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट, साथ ही साथ उस वायर की, उस सर्किट की, उस स्पेसिमेन की फिजिकल डायमेंशन भी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो जैसा कि मान लिया जाए एक स्पेसिमेन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर कोई वायर है, सेमीकंडक्टर बार कुछ भी हो, मैंने एक स्पेसिमेन लिया। सपोज उन्होंने ये बोला कि किसी भी सर्किट या फिर वायर या फिर स्पेसिमेन, तीनों चीज़ हो सकता है, चाहे वायर की बात करो, चाहे किसी भी सर्किट की बात करो, चाहे किसी भी स्पेसिमेन की बात करो। तो सर्किट के दो सिरों के बीच ये वायर है, जहाँ पर क्लोज पाथ बन जाए वो सर्किट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक एंड हो गया, ये इसकी क्या हो गया, दूसरी एंड हो गया। तो दोनों एंड के बीच में मैं क्या लगा देते हैं, वोल्टेज सोर्स लगा दिया। इस वोल्टेज सोर्स को वैल्यू को V ले लिया, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव। मैंने एक्सटर्नल DC वोल्टेज सोर्स यूज़ किया। यहाँ पर एक बैटरी है, उसको मैंने इसमें क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सेल लगा दिया है इसके दोनों सिरों के बीच, जिसकी वोल्टेज वैल्यू क्या है, V वोल्ट का। सपोज इस V वोल्ट के बैटरी के कारण इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को क्या मान लिया, मैं I मान लिया। तो ओम नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने किसी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज V और उस V वोल्टेज के कारण उसमें फ्लो होने वाले करंट I, V वोल्टेज V और उसमें फ्लो होने वाले करंट I, इन दोनों के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दिया, वही क्या है आपको लॉ दिया, वही क्या कहलाता है, ओम्स लॉ बोलता है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में सर्किट के दोनों सिरों के बीच लगाए गए वोल्टेज V और उसमें फ्लो होने वाले करंट दोनों के बीच में रिलेशन को बताया। तो उन्होंने ये बोला कि साम्यावस्था की स्थिति में किसी सर्किट के दोनों सिरों के बीच अप्लाइड जो वोल्टेज होगा हमेशा उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आपने वोल्टेज, उन्होंने एक इक्विलिब्रियम की बात करके ये बोल दिया कि अप्लाइड वोल्टेज है वो करंट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को अपने लॉ में बोला है, ठीक है। अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। तो वोल्टेज जो होगा उसमें बहने वाली करंट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। वो वोल्टेज को मैंने अपनी ओर से V वोल्ट माना हूँ और उसके कारण फ्लो होने वाले करंट को मैंने उसमें क्या मान लिया, I। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कब होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम के कंडीशन मतलब उस वायर की भी फिजिकल डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। जितने लेंथ का वायर है, जितने लेंथ का स्पेसिमेन है, जितने लेंथ का आपका सर्किट है, सर्किट स्पेसिमेन या फिर उस वायर की फिजिकल डायमेंशन में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ना उसकी एरिया में कोई चेंजेस हो, ना उसकी लेंथ में कोई चेंजेस हो, ना उसकी डायमीटर में कोई चेंजेस हो। क्लियर हुआ, तो तभी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज V जो हो उसमें फ्लोइंग करंट I का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली वी कैन राइट V डायरेक्ट इफ अप्लाइड वोल्टेज through this circuit across this circuit is V and due to this applied voltage V the flowing current is I, then mathematically we can write V directly proportional to I। इसको और लिख सकते हैं V, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लूंगा, तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल लग जाएगा और यहाँ पर लगेगा R और इनटू यहाँ पर पहले से क्या है I, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर से V इक्वल टू I और इनटू क्या हो जाएगा R। सो दिस इज रिलेशनशिप
among applied voltage V due to this applied voltage flowing current I and this is कांस्टेंट। एक कांस्टेंट यूज किया हूँ, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस किसका है? इस स्पेसिमेन का, इस वायर का, इस कॉपर बार का, इस सेमीकंडक्टर, जिसका भी हो, जिसमें हम करंट के फ्लो होने की बातें कर रहे हैं, उसी स्पेसिमेन, उसी वायर या फिर उसी सर्किट का क्या कहलाता है? ये रेजिस्टेंस। तो आर है वो क्या कहलाता है? उस वायर का, उस स्पेसिमेन का, उस सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे टर्म में हम लिखना, तो ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप है। तो अगर यहाँ पर मैं करंट की वैल्यू पता हो, अगर उस सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू भी मुझे अगर पता हो, तो फ्लो होने वाला करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पुट कर दूंगा तो उस सर्किट में कितना वोल्टेज लगाया है वो मिल जाएगा मुझे। या फिर अगर मुझे यहाँ से करंट आई चाहिए तो आर का दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डिवाइडेड बाई आर हो जाएंगे। अगर मुझे उस सर्किट में कितना वोल्टेज लगाए हैं वो पता हो, उस सर्किट के रेजिस्टेंस वैल्यू का पता हो, तो उस सर्किट में कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो सकता है वो इससे निकाल सकता हूँ। तो ये एक रिलेशनशिप हो गया और ये क्या हो गया आपका? दूसरी रिलेशनशिप हो गया। तो I इक्वल टू वी बाई आर। अगर मुझे V पता है, R पता है, तो उसमें I की वैल्यू क्या कर सकता हूँ? मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली तीसरा रिलेशनशिप भी बन सकता है, एक और रिलेशनशिप बन सकता है वहीं से। ठीक है, तो मैंने V ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई इंटू आर तो निकाला ही है, V इक्वल टू आई इंटू आर निकाला है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे R निकालना है, तो R निकालना है तो R इक्वल टू क्या होगा? R निकालना है तो R इक्वल टू दोनों साइड I का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो ये तीसरा नंबर का रिलेशनशिप हो गया। तो अगर मुझे सर्किट में हमने कितना वोल्टेज लगाया वो पता है, इस वोल्टेज के कारण उसमें कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ वो पता चल जाए, तो सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी वो हम आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, वोल्टेज पता हो, करंट पता हो, तो उस वायर की, उस स्पेसिमेन की या फिर उस सर्किट की हम रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू क्या होगा? ओम। इसी को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ओम नाम का साइंटिस्ट के नाम पे ही इसको ओम रखा गया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये होता है। तो कहीं पर सिंबल है तो ये ओम का सिंबल है, या फिर आप चाहते हैं तो पूरा ओम भी लिख सकते हैं। कहीं पर वोल्ट पर एम्पियर जो है वो किसका यूनिट है ऐसा करके बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो एक्चुअल में किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका? ओम होता है। ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया सर्किट के अंतर्गत ओम्स लॉ। ओम ने ये बोला था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड जो वोल्टेज होता है वो अप्लाइड वोल्टेज ऑलवेज उस सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उन यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी जैसे पैरामीटर की वैल्यू कांस्टेंट हो, आपने जो सर्किट जो लिया है, वायर जो लिया है या फिर कोई स्पेसिमेन लिया है, उस स्पेसिमेन की फिजिकल डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जब पैरामीटर है जब वो कांस्टेंट रहेंगे तभी वो क्या कहलाएगा?
तभी वो क्या कहलाएंगे, वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कहलाएंगे। तो साम्यावस्था की स्थिति में ही ये लागू होगा ओम्स लॉ। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ओम्स लॉ कंप्लीटली फॉलो नहीं हो सकता, उसमें वेरिएशन दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ओम ने अप्लाइड वोल्टेज, उस वोल्टेज के कारण उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट और उसमें सर्किट की रेजिस्टेंस के बीच में उन्होंने रिलेशन को बताया। ठीक है, तो अप्लाइड जो वोल्टेज होता है हमेशा उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो वहाँ से 3 रिलेशनशिप मैंने निकाला। आप चाहते हो तो उस सर्किट में कितना वोल्टेज होगा वो निकाल सकते हो, उस सर्किट में कितने अमाउंट में करंट का फ्लो होगा वो भी निकाल सकते हो, या फिर उस सर्किट की रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर अगर डाउट है किसी को तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको डाउट, मैं सोचता हूँ कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बट आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। एक बार में समझ नहीं आता वीडियो 2 बार देखो। ठीक है, ओके, थैंक यू।